हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्सेज के लिए इनरोल कीजिए, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे। और गाइस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे स्टक हो जाते हो तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। एड सारथी के टेलीग्राम चैनल पे सारी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन, लिंक्स, सब कुछ शेयर कर दिया जाता है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको एड सारथी के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें मैंने आपको 2018 के पेपर की एक प्रॉब्लम करा दी थी। अब हम करने जा रहे हैं 2018 के पेपर की सेकेंड प्रॉब्लम, जो कि आपकी होमवर्क प्रॉब्लम थी। इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही दिया है कमेंट सेक्शन में। वेरी नाइस गाइस, कीप इट अप। चलो, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूं, एक चीज़ बता दूं। अभी तक की मैंने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या किया था, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने रीड किया, उसका मतलब आपको समझाया और एक एक लाइन उठा करके उससे कंक्लूजन निकाल के जो ब्लूप्रिंट बन रहा था सब ऊपर लिखा। अब हम इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम शॉर्टकट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो उसका तरीका क्या होगा, अब आप सारा प्रोसेस जो है ना वो अपने दिमाग में करते जाओ, सारे प्रोसेस को अपने दिमाग में करो, सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करते चलिए। अगर आपके पास इस टाइम पेपर है 2018 के का क्वेश्चन पेपर है सीसैट का, तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी में वो पेपर है तो उस पेपर को निकालिए और उस पर पेंसिल चलाते हुए अपने हाथ से अंडरलाइन करते चलिए जब इसको रीड कर रहे हैं। अब इसको रीड करने के लिए आप लीजिए लेस देन अ मिनट टाइम, आधे मिनट का टाइम बस लीजिए। आधे मिनट में इसको रीड करिए इस पैसेज को और देखिए एग्जैक्टली इस पैसेज में क्या कह रहा है। मैं भी रीड करती हूँ। Many pathogens that cause foodborne illness are unknown. Food contamination can occur at any stage from farm to plate. Since most cases of food poisoning go unreported, the true extent of global foodborne illness is unknown. Improvement in international monitoring have led to greater public awareness, yet the rapid globalization of food production increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace. We have the world on our plates, says an official of WHO. कुछ ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, कुछ फूड के ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, कुछ फूड कंटामिनेशन से रिलेशन, कुछ ये सारी चीजों की बात हो रही है। दिमाग में ये हल्की सी पिक्चर बन गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी टू द अबव पैसेज। मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, देखो वैसे तो देखा जाए तो कोरोलरी, इन्फ्रेंस, ये सब अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं, लेकिन अगर मोटी मोटी बात की जाए तो कोरोलरी का मतलब एक तरीके से आप कंक्लूजन से ही निकाल सकते हो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पैसेज से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, यही पूछ रहे हैं आपसे। और ये साथ में कह रहा है मोस्ट लॉजिकल। मोस्ट लॉजिकल जब भी दे दे तो उसका मतलब ये समझ जाया करो कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, पॉसिबल है कि ये चारों के चारों ही इसमें इस पैसेज से आप कंक्लूड कर सकते हो। आपको बस ये पता करना होगा कि इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा एज पर पैसेज। अपनी नॉलेज से नहीं, पैसेज की नॉलेज से, पेपर 1 की नॉलेज अप्लाई करके नहीं, सिर्फ पैसेज की नॉलेज से। अब क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन पे आते हैं। विद मोर ऑप्शंस फॉर फूड
कम मोर रिस्क। अब इसके बारे में देखते हैं, इसमें कहीं कुछ लिख रहा है क्या। यहाँ लिखा हुआ है वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट। और क्या लिख रहा है, और कहा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रेस। यहाँ पे भी ऐसी बात हो रही है, यहाँ पे भी ऐसी ही बात हो रही है, और कहीं कुछ ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इतने पोर्शन में कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चीज मोटी मोटी समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है समहाउ कहीं ना कहीं आपको पैसेज से रिलेटेड लग रहा है कि हाँ, इससे पैसेज में से कंक्लूड करने की कोशिश शायद की जा रही होगी। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो अभी। एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो बाकी 3 ऑप्शन लिखे हैं वो ज्यादा एप्लीकेबल हो, लेकिन अभी के लिए ये मोटा मोटा ए हम आंसर अभी मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ओएमआर में ए मार्क करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओएमआर में ए मार्क करोगे। इसका मतलब ये है अभी के लिए मान के चलोगे कि हो सकता है ये आंसर निकल ही आए। आगे देखेंगे। अगला क्या है, फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेस। फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल बोल रहा है, एक्सट्रीम बोल रहा है। एक चीज हमेशा याद करना, अगर ऑप्शन में एकदम एक्सट्रीम टोन हो ऑल फूड बॉर्न इलनेस यानी कि सारी बीमारियों की बात कर रहा है, और अगर पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं की गई है तो सीधे उसको क्रॉस कर देना, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ सकते हो। ये बताइए आप, अगर मैं बात करूं फूड प्रोसेसिंग की, पूरे पैसेज में कहीं फूड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है? नहीं। बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? फूड कंटेमिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। यहाँ लिखा हुआ है फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फार्म से लेकर के प्लेट तक हर स्टेज पे फूड कंटेमिनेशन हो सकता है। तो बीच में कहीं फूड प्रोसेसिंग भी होगी, इसका मतलब वहां पे भी फूड कंटेमिनेशन हो सकता है आपका, यानी कि फूड बॉर्न इलनेस वहां पर भी हो सकती है। लेकिन सारी की सारी वहीं पे हो जाएगी ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पैसेज नहीं कहता है। हमारा पैसेज ये कह रहा है कि फार्म से लेकर के प्लेट तक किसी भी स्टेज पे आपकी फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे ही हो जाएगी। इसलिए अगर यहाँ पे लिख देता फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, तो हम एक बार को मान लेते कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है ये बात सही हो, फिर हम देखते कि हमको किसे इंपॉर्टेंस देनी है लास्ट में। लेकिन यहाँ इसने ऑल लिख करके इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको क्लीन चिट दे दी कि चलिए आपको ऑल दे रहे हैं हम, आप समझ जाइए कि इसको आपको सीधे ले जा करके क्रॉस कर देना है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगली चीज क्या है? अगली चीज कह रहा है वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली। कहीं पे भी पूरे पैसेज में ये बोल रहा है क्या कि अगर आपको बीमारियां कम चाहिए तो उसके लिए एक काम करो, बस लोकल वाला फूड ही खाना स्टार्ट कर दो। कहीं लिखा है? कहीं पे भी लिखा है? नहीं लिखा है। पैसेज में नहीं लिखा तो हमें क्या मतलब है, क्रॉस कर दीजिए इसे। कहीं भी लोकली प्रोड्यूस्ड फूड की बात तक नहीं की है। कहीं पे भी नहीं कह रहा है कि अगर आप इटालियन मैक्सिकन खाना बंद कर दोगे तो आपका बीमारियां होना बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये बात नहीं है, सी को काट दो। डी पे आइए। डी में क्या कहा जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल, यानी कि फूड प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन जो है फूड प्रोडक्शन का उसको कम करना चाहिए। कहीं लिखा है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन कम कर दोगे तो क्या उससे बीमारियां कम हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है पैसेज में। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अगले पे आइए, सेकंड पैसेज पे, इसको भी रीड करिए। आधे मिनट का टाइम लीजिए, ये भी 2018 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको भी रीड करिए और देखिए आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। साथ के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, आपको हेल्प आउट करेगा।
साथ के साथ रीड करिए, मैं भी रीड करती हूँ। I am a scientist privileged to be somebody who tries to understand nature using the tools of science. But it is also clear that there are some really important questions that science cannot really answer, such as why is there something instead of nothing? Why are we here? In those domains, I have found that faith provides the better path to answer. I find it oddly anachronistic that in today's culture there seems to be widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. ये इस पूरे पैसेज में लिखा हुआ है। तो ले दे के ब्लूप्रिंट क्या बना दिमाग में? ब्लूप्रिंट ये बना कि समहाउ कहीं ना कहीं साइंस और फेथ दोनों की बात की गई है। बस टोटल इस पैसेज में यही बोल रहा है कि लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स आपकी साइंस से सॉल्व हो जाती हैं, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम आपकी फेथ से सॉल्व हो जाएंगी। ऑल ओवर यही सब लिख रहा है। क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रिलेशनल इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? अगर बोल रहा है इन्फरेंस, कोरोलरी, तो देखो मतलब सबका, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मतलब सबके अलग अलग हैं, लेकिन मतलब सबके अलग अलग होने के बाद भी मोटी मोटी बात समझो कि निकालना इसमें से कंक्लूजन ही है एग्जैक्टली। मोस्ट लॉजिकल, अभी तक इसका मतलब समझ गए होगे कि मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉसिबल है कि आपके चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे, चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता करना है कि पैसेज के हिसाब से, शब्दों पे ध्यान देना, बार बार ये चीज बोल रही हूँ, पैसेज के हिसाब से कौन सा सही है और कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। देखिए मैं आपको ये बात बार बार बोल रही हूँ, पैसेज करते वक्त अगर आपके दिमाग से एक बार ये चीज निकल गई गलती से भी कि आपने अपनी एक्सटर्नल नॉलेज इसमें अप्लाई कर दी पैसेज में, आप वहीं पे उस पैसेज को खो देंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, पैसेज को जब रीड कर रहे हैं बिल्कुल अज्ञानी बन के पढ़िए पैसेज को, कि आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। जो जो पैसेज में लिखा है सिर्फ उतने को समझेंगे, सिर्फ पैसेज को समझिए, फोकस्ड रहिए। अब प्रैक्टिस करते वक्त भी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती रहूंगी, वो भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए जरा क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज फेथ नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। इसमें कह रहा है कि फेथ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, साइंस से जबकि नहीं हो सकती है। ऐसा कुछ लिखा है क्या पैसेज में? कुछ भी ऐसा लिख रहा है? इसमें लिख रहा है आपका इट इज ऑल्सो क्लियर दैट देयर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट साइंस कैन नॉट रियली आंसर। यानी कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस नहीं दे पाता है, जैसे कि why is there something instead of nothing, why are we here। इन सब सवालों का जवाब साइंस नहीं दे पाता है, कुछ का जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन बाकियों का तो दे रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो आपका फेथ है वो कुछ सवालों के जवाब दे रहा है और आपके जीवन के कुछ सवालों के जवाब आपको साइंस से मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो एक सिरे से आप क्रॉस कर दीजिए, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बी पे आइए। साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। यानी कि अगर साइंस और फेथ इन दोनों को, अगर हम इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर सामंजस्य बिठा के अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर इन दोनों के डोमेन को हम स्पेसिफाई कर दें तो ऐसा हमारे पैसेज में कह रहा है। कहाँ पे कह रहा है? यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है, क्लास आपके स्टार्टिंग में भी बोल रहा है, साइंस कैन नॉट रियली आंसर सम क्वेश्चंस बट फेथ कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। क्या लिखा है? इन दोज डोमेन्स आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड अ बेटर पाथ टू आंसर। यानी कि जीवन के कुछ डोमेन्स में, लाइफ के कुछ डोमेन्स में आपका साइंस कुछ आपके सवालों के जवाब दे सकता है
और कुछ में फेथ जवाब दे सकता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर प्रॉपर आपका कोऑर्डिनेशन या प्रॉपर सामंजस्य बिठा के देखा जाए तो ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ इस पैसेज से रिलेटेड चीज मिल रही है, इसका मतलब बी तो चलो ठीक है, बी आपका हो सकता है। अभी बी को मार्क नहीं करना है कि हाँ बी एकदम आंख बंद करके सही हो गया, ऐसा नहीं है कि अभी बी एकदम से सही हो गया। हो सकता है, हो सकता है ये गलत भी हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आगे कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो एकदम पैसेज में डिट्टो कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मोटा मोटा हम बी आंसर अभी तक की मान के चल रहे हैं। सी क्या है? There are some fundamental questions which cannot be answered either by science or faith. पैसेज में कहीं ऐसा लिख रहा है क्या कि जीवन के कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको ना साइंस जवाब दे पाएगा ना फेथ? कहीं लिखा है? ढूंढो जरा, कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब सी इज द रॉन्ग वन। सी आपका क्रॉस कर दिया आपने। डी पे आइए। इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यू। ऑप्शन के हिसाब से लिखा हुआ है कि आज के समय में साइंटिफिक व्यू को स्पिरिचुअल व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टुडेज कल्चर वर्ड मिल गया, चलिए वर्ड आपने पकड़ लिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इट इज ऑडली एनाक्रोनिस्टिक दैट, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है आपका एक तरीके से टाइम में कुछ गड़बड़ी आ जाए, और या फिर सीधी भाषा में बोलो तो काल दोषपूर्ण। एकदम प्योर हिंदी में इसका मतलब होता है काल दोषपूर्ण। इसमें लिखा हुआ है इन टूडेज कल्चर there seem to be widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible। यहाँ पे ये सारी बातें की जा रही हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि साइंटिफिक व्यू कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल व्यू से। ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। बिटवीन द लाइंस भी नहीं लिखा है। बिटवीन द लाइंस में कहीं पर भी साइंस को फेथ से या फिर साइंस को स्पिरिचुअल व्यू से सुपीरियर नहीं कहा गया है। कहीं पे भी पूरे पैसेज में कहा गया है? नहीं कहा गया है। इसका मतलब डी भी आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र आंसर जो सही होगा क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगले पे आइए। अब एक काम कीजिएगा, आज हमने 2 कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर लिए। अब आप इस वाली प्रॉब्लम को लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम और इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। फिर मैं आती हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन पे। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया था कि हम कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ कुछ कुछ क्वांट या फिर रीजनिंग के भी पोर्शन ले लेकर चलते रहेंगे, जिससे दोनों साइड बाय साइड खत्म होता रहेगा स्पीड से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं डीआई पे। डीआई के भी 2 क्वेश्चन शायद आपको मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, उसका भी आंसर अभी चेक करना है हमें। हो गया? चलो अगले पे आओ। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था शायद, और प्रॉब्लम नंबर 2 को मैंने दिया था शायद आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आप आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ given below which shows import of 3 different type of steel over a period of 6 months of year. Study the graph and answer the 3 items that follow. कौन कौन सी 3 सामान है? कॉइल, शीट और स्क्रैप। कॉइल का नोटेशन क्या है? ये जो ब्लैंक वाला आपका है, बिल्डिंग बनी हुई है, ब्लैंक वाला बार ग्राफ है वो है। उसके बाद ये जो आपका लीनियर वाला है वो शीट है, और ये जो आपका चेक फॉर्म में है वो स्क्रैप है। ये आपके नोटेशन हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर्स ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 months पीरियड। ये बोल रहा है आपसे, आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। ये क्या है? 1000 ऑफ टन्स इंपोर्टेड। तो सबसे पहले किसका निकालना है? आपको टोटल निकालना है। सबसे पहले टोटल निकाल लो शीट स्टील का। कहाँ है आपका शीट स्टील? ये है 40, 37,
ये हो गया 36, 36, यहाँ हो गया आपका ये somehow 34, 34। इसको ऐड कर लीजिए, देखिए टोटल कितना आ रहा है, 190, और ये हो गया आपका 6 4 10 और 27, कितना हो गया 217। टोटल आपका आ गया अमाउंट 217। लेकिन आपको उसकी आपको क्वांटिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे, यहाँ आपको अमाउंट दिया हुआ है $256, इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो इससे आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओवर 6 मंथ्स पीरियड 217 इंटू 256। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एज फार एज आई रिमेम्बर आपको मिलेगा 55,552, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 55,550 के। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। एक बार मल्टीप्लाई करके इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगली प्रॉब्लम पे आइए। इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेम डीआई है। अगली प्रॉब्लम देखिए। अब बार बार इस डेटा को रीड नहीं कर रही हूँ, प्रॉब्लम पे डायरेक्टली आते हैं। What was the approximate ratio of sheet steel and scrap steel imported in first 3 months of the year? रेशियो निकालना है किस किस का, शीट स्टील का और स्क्रैप स्टील का। शीट कहाँ पर है, ये है। शुरुआत के 3 महीनों में क्वांटिटी क्या क्या है, ये है 40, 37, 36, कितना आ गया 113। उसके बाद अगला क्या है, स्क्रैप स्टील। स्क्रैप स्टील कहाँ पर है, ये है 32, ये हो गया 34 और ये हो गया 32। लेट मी यूज अदर कलर जिससे कि आपको ज्यादा आसानी होगी, समझ में बेटर आएगा कहाँ पे क्या है। ये हो गया 32, 34 और 32। इनका सम निकालना है, इसको ऐड कर लो, कितना आ गया 98। अब दोनों का रेशियो निकालना है, सिंपल डिवाइड कर लो, 113 डिवाइड बाई 98, अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालना है शायद। हाँ देखो जरा डिवाइड करके कितना आ रहा है 1.15, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ मोटा मोटा आएगा। तो आपका रेशियो आ जाएगा 1.2:1। व्हाट इज द आंसर, बी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गई होगी। अब एक काम कीजिए, ये 2011 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और एक प्रॉब्लम और लीजिए एज होमवर्क प्रॉब्लम, ये भी उसी डीआई का पार्ट है, इसको भी लीजिए आप एज ए होमवर्क प्रॉब्लम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आज के सेशन में हो गई आपकी 3 होमवर्क प्रॉब्लम्स, 2 डीआई की हैं और 1 कॉम्प्रिहेंशन की है। आप सबको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। गाइज मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अटेम्प्ट कीजिए आप होमवर्क प्रॉब्लम्स को। होमवर्क प्रॉब्लम्स को अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो जो चीजें कराई जा रही हैं उन चीजों को आप सीरियसली करिए। चलिए अब हम आज का सेशन एंड करते हैं। आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी गाइज कि मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उसका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ गाइज अब एडसारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। ऐप के बेनिफिट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। चलो अब हम आज का सेशन यहीं स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।